नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करेंगे जो यूपीडब्ल्यूएससी का पेट का एग्जाम है ना, उसकी टेस्ट फ्री 2 हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। आपका ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी ना, वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग से। अच्छा, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग है क्या? देखिए, आपको समझाता हूँ। जो सैंधव सभ्यता थी ना, वो आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब होता है कि उस समय लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसको कहते हैं कि आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष या फिर पार्श्वक। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? देखिए, इसका आंसर होगा महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप। अब देखिए, इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, बस इतना जान लीजिए, इसमें इतना इतना है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, चार बौद्ध संगीति हुई ना। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो राजगिरी में हुई थी, राजगिरी। फिर दूसरी वाली वैशाली, तीसरी वाली पाटलिपुत्र और चौथी वाली कुंडलग्राम, जो कश्मीर में पड़ता है, कुंडलग्राम। तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। उसमें से कह रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपका ऑप्शन है आनंद, राहुल भद्र, मखली गोपाल या फिर उपाली। क्या होगा इसका आंसर? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे ना मखली गोपाल। कौन थे? मखली गोपाल, मखली गोपाल। देखिए, इसको आपको बताऊं, मखली गोपाल जो थे ना, वो शुरुआत में महावीर के शिष्य थे। जो महावीर स्वामी थे ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, उनके शिष्य थे मखली गोपाल। बाद में कुछ मतभेद हो गया तो ये अपना अलग बना लिए आजीवक संप्रदाय। ठीक है, तो इसलिए आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है मखली गोपाल को। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर बंगाल। क्वेश्चन क्या है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जो मोढेरा का मंदिर है ना, सूर्य मंदिर, ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में। देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, इसको बनाया किसने था? फुलंकी वंश के राजा थे भीमदेव प्रथम, उनके द्वारा बनाया गया था। फुलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा। लेकिन इतना कम से कम जानिए कि मोढेरा का सूर्य मंदिर है कहाँ? गुजरात में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कह रहे हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1526 में, 1565 में, 1576 में या फिर 1586 में। क्या होगा? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना, वो 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो तालीकोटा वाला युद्ध हुआ था ना, ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और वीदर की संयुक्त सेना मिल करके लड़ी थी। उसके बाद ये सब विजयनगर साम्राज्य को हराए थे, सब मिल करके। कौन कौन? बीजापुर के शासक थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, वीदर, ये सब मिल करके विजयनगर साम्राज्य को हराए थे। तो ये था आपका 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। क्या होगा इसका आंसर? जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल थी ना, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, अब देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और ये पूरा कब हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में ये पूरा हुआ था। और ये जो नाम रखा गया ना इसका, वो एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम रखा गया था कुतुब मीनार। और देखिए, ये जो है ना 5 मंजिला इमारत है, गोलाकार 5 मंजिली इमारत है, और
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो था ना, इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी मतलब क्षति पहुंच गई थी। इस वजह से वो चौथी मंजिल की जो क्षति पहुंची थी उसका तो मरम्मत वो करवाया है, साथ में एक और मंजिल वो बनवा दिया, 5वीं मंजिल। तो इसीलिए जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहे हैं कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? आपका ऑप्शन है गंग, काकतीय, होयसल या फिर कदम्ब। किस राजवंश की राजधानी थी द्वार समुद्र? ये जो द्वार समुद्र थी ना, ये काकतीय द्वार समुद्र नहीं, जो द्वार समुद्र राजधानी है ना, होयसल वंश की राजधानी थी, होयसल वंश की। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी, काकतीय वंश की नहीं थी। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। अच्छा, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? जो काकतीय वंश है ना, ये काकतीय वंश, इसकी राजधानी थी वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। और ये जो है ना द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। तो देखिए, आपका ऑप्शन है भक्ति, ऑप्शन नंबर बी है द्वैतवाद, फिर विशिष्टाद्वैत और एकेश्वरवाद। तो क्या होगा? रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। तो जो रामानुजाचार्य थे ना, वो विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। किससे? विशिष्टाद्वैत। अच्छा, अब देखिए, समझ लीजिए कि जो वैष्णवाचार्य रामानुज ये भक्ति आंदोलन के बहुत मतलब प्राचीन प्रचारक थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और देखिए, ये सगुण ईश्वर की उपासना पर बल देते थे, ठीक है। और देखिए, इनके बारे में कुछ और जान लीजिए कि इनका था ना कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हैं। मतलब इनके कहने का था कि जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है, मतलब इस तरीके का इनका था। तो ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं जो रामानुजाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। आपका ऑप्शन है सासाराम, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कालिंजर और ऑप्शन डी है सोनारगांव। आपसे क्या कर रहे हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप बता भी सकते हैं। शेर शाह का मकबरा है सासाराम। कहाँ पे? शेर शाह का मकबरा सासाराम में। देखिए, जो शेर शाह का मकबरा है ना, वो बिहार के सासाराम में, बिहार में है सासाराम। वहाँ पे एक तो तालाब है ना, उसके तालाब के बीचों बीच इसको बनाया गया शेर शाह का मकबरा। और देखिए, शेर शाह ने और क्या क्या किया था। जो जीटी रोड का निर्माण करवाया था वो शेर शाह ही था। तो इसको भी याद रहिए। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहे हैं कि रज्मनामा किसी हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। कह रहे हैं कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। आपका ऑप्शन है रामायण, ऑप्शन बी है महाभाष्य, ऑप्शन 3 है महाभारत और ऑप्शन 4 है अष्टाध्यायी। आपसे कह रहे हैं कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। किस हिंदू ग्रंथ का है? रज्मनामा है महाभारत का। किसका? महाभारत का। ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि अकबर ने ना अपने जो मतलब कवि थे जैसे फैजी और ये सब, उन सबके लिए एक विभाग स्थापित किया था। फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवादक विभाग स्थापित किया था। और ये मतलब ना इन सबों के नियंत्रण में, मतलब देख रेख में फैजी के जो मतलब फैजी उसका नवरत्नों में से एक था ना फैजी अकबर के। तो ये एक जो विभाग स्थापित किया गया था, तो उसी के थ्रू ये आपके थे ना। देखिए, बदायूनी था, फैजी था, नकीब खां था, इस तरीके कई विद्वान मिल करके इसका अनुवाद किए थे महाभारत का। किसमें? फारसी में अनुवाद। रज्मनामा उसी के नाम है, रज्मनामा, ठीक है, महाभारत। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि शीर-ए-अकबर के लेखक थे। आपका ऑप्शन है अबुल फजल, ऑप्शन बी है दारा शिको, ऑप्शन सी है मुल्ला शाह बदफखानी, ठीक है, और ऑप्शन डी है शाह वलीउल्लाह। इसका क्या होगा? शीर-ए-अकबर। शीर-ए-अकबर के लेखक कौन थे? शीर-ए-अकबर के लेखक था दारा शिको। कौन था? दारा शिको। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। कहना है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। आपका ऑप्शन है गुरु नानक, ऑप्शन बी है गुरु अमरदास, ऑप्शन सी है गुरु रामदास, ऑप्शन डी है गुरु अंगद। कहना है कि गुरुमुखी लिपि जो थी ना, गुरुमुखी लिपि, इसको मतलब किसने प्रारंभ किया था गुरुमुखी लिपि को।
गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी। अच्छा, ये था क्या गुरुमुखी लिपि? अगर हम कहें आपसे कि गुरुमुखी लिपि, बस इतना जान लीजिए कि गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। ये दूसरे गुरु थे सिखों के, गुरु अंगद। अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? कह रहे हैं कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? आपका ऑप्शन है गुरु नानक, ऑप्शन बी है तेग बहादुर, ऑप्शन सी है हरगोबिंद और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। कह रहे हैं कि पटना में किसका जन्म हुआ था? किस सिख गुरु का? तो देखिए, सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए, इनका जन्म हुआ कब था गुरु गोविंद सिंह का? 1666 में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। और 1708 में इनकी ना नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नांदेड़ में इनकी 1708 में एक पठान था, उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की। अब देखिए, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फुगौली की संधि कब हुई थी? फुगौली की संधि आपका ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1803 में, ऑप्शन सी है 1805 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या है? फुगौली की संधि। तो जो फुगौली की संधि हुई थी ना, कब हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। अच्छा, ये था कब? देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि 1814 से 16 तक चला था, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था ना, गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, तो तभी हुई थी फुगौली की संधि। हालांकि ये नहीं पूछेंगे कौन गवर्नर जनरल था, लेकिन जान लीजिए कि लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था, और आंग्ल नेपाल युद्ध चला था 1814 से 16 के बीच में। तो तभी 1815 में ये फुगौली की संधि हुई थी। फुगौली की संधि से समाप्त हुआ था युद्ध जो था, फुगौली की संधि, ठीक है। ये 1815 में हुई थी फुगौली की संधि। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 करें कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? क्या कर रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है सर हेनरी हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड लॉरेंस। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था ना, वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था। किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग। इसमें हुआ क्या था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से, उनका बहुत अथक प्रयास था ईश्वरचंद विद्यासागर का, इनके प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 को ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, जिसको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कहा जाता है। तो इसको आप जानते रहिए कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहे हैं कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कह रहे हैं कि सन 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? मोपला विद्रोह। तो देखिए, जो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था ना, वो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। बहुत चर्चित क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? कॉमनवेल्थ। अब देखिए, आपका ऑप्शन है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है जीके गोखले और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? क्या होगा इसका आंसर? जो कॉमनवेल्थ पत्र है ना, वो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। किससे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट से। देखिए, कॉमनवेल्थ मद्रास में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था एक, जिसकी संपादिका थी एनी बेसेंट। ये कहाँ प्रकाशित होता था? मद्रास में। मद्रास में अंग्रेजी में ये प्रकाशित होता था। उसकी जो संपादिका थी वो एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में। क्वेश्चन क्या आपका कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था ना, वो 1909 में पारित किया गया था। कब? 1909 में। 1909 में। अब देखिए, ये था क्या मार्ले मिंटो सुधार बिल? समझाता हूँ। देखिए, जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय नियुक्त किए गए थे। अब जो जॉन मार्ले थे ना, वो भारत के सचिव थे, जॉन मार्ले।
तो इनके द्वारा जो सुधार किया गया था ना, उसी को मार्ली मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ली मिंटो सुधार वही अधिनियम था आपका जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 वही था आपका मार्ली मिंटो सुधार बिल या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। आपका ऑप्शन है बम्बई में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो जन भाषण दिया गया था ना, वो वाराणसी में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? वाराणसी में। ये जो BHU है ना, BHU, इसकी उद्घाटन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भाषण दिया गया था वाराणसी में। आपका है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। कह रहे हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। आपका ऑप्शन है 1940 में, 1942 में, 1944 में या फिर 1946 में। क्रिप्स मिशन कह रहे हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। ये तो सिंपल है। देखिए क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन। अब देखिए ये जो क्रिप्स मिशन आया था ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें जापान की ना ताकत मतलब काफ़ी बढ़ रही थी। तो जापान की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए ना, जो ये थे यहाँ पे चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब फिर इंग्लैंड पर दबाव बनाने लगे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो एक क्रिप्स ये था ना, स्टैमफोर्ड क्रिप्स, उसके नेतृत्व में मतलब ये आए थे वार्ता के लिए 1942 में। ठीक है, तो उसी को क्रिप्स मिशन कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। नाम है उनका, स्टैमफोर्ड क्रिप्स एक थे, उनके नेतृत्व में ये मिशन आया था। तो इस वजह से उसको कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन। तो कब आया था? 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में मतलब बैठाना है आपको। आपका ऑप्शन है कि राउलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और गांधी ऋण समझौता। इसको आपको बैठाना है। तो इसका क्या होगा क्रम? देखिए जो राउलेट एक्ट था ना, राउलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। राउलेट एक्ट को काला कानून ये कब आया था? 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट आया था और इसी का विरोध किया गया था ना। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, देखिए ये 19 मार्च को आया, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी का लोग विरोध कर रहे थे राउलेट एक्ट का। तो इसी वजह से जनरल डायर जो है वहाँ पे जलियांवाला बाग में जो गोली चलवा दिया था, उससे बहुत लोग मरे थे। बहुत क्या, लगभग हजारों लोग मरे थे उसमें। तो उस वजह से उसको, हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा वो सब 300 देते हैं, लेकिन हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो इसी का लोग विरोध कर रहे थे राउलेट एक्ट का। कब आया था? 19 मार्च 1919 को। अब देखिए ये है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन जो था ना, साइमन कमीशन 7 ठो ब्रिटिश सांसद थे, उनका एक समूह था। इसका जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था वो 1927 में किया गया था। और ये भारत कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में भारत आया था। तो इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया। काफ़ी लोग इसका विरोध किए साइमन कमीशन का। क्योंकि इसका विरोध लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये जो मतलब सांसद थे ना, वो सब के सब ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन का कोई भी उसमें भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इसी दौरान लाला लाजपत राय की लाठी लग गई उनके सर पे। तो उस वजह से क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई बाद में। जैसे उनको लगभग एक हफ्ता बाद उनकी डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय की। तो इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। उनकी बेरहमी पिटाई की गई थी, बाद में उनको डेथ हो जाती है। तो ये वही है साइमन कमीशन। अब देखिए साइमन कमीशन हो गया ना आपका, 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। अब ये है आपका होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन क्या था? जो होम रूल आंदोलन था ये 1916 में इसका गठन किया गया था। कब? होम रूल आंदोलन 1916। देखिए जो होम रूल आंदोलन था, ये दो होम रूल का स्थापना हुई थी। एक तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और एक जो होम रूल आंदोलन था ना, वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। तो दो लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन एक ही समय में की गई थी। इस वजह से इसको नाम देते हैं होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन कब गठन हुआ था? होम रूल आंदोलन का 1916 में। गांधी ऋण समझौता कब हुआ था? जो गांधी ऋण समझौता आपका हुआ था ये 1931 में हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था गांधी ऋण समझौता? 5 मार्च 1931 को। तो देखिए 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले किया गया था गांधी जी से। इसमें हुआ क्या था गांधी ऋण समझौता में? इसमें समझौता हुआ था ना कि जो हिंसा के आरोपी हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने राजनीतिक बंदी हैं उनको सबको रिहा कर दिया जाएगा। इसमें गांधी ऋण समझौता में हुआ था। फिर दूसरा तय हुआ था कि जो भारतीय है ना, उनको समुद्र के किनारे नमक बनाने की छूट दे दी गई। उनको अधिकार दे दिया गया कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। और क्या किया गया था? सोना अयोग्य आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। ये गांधी जी समझौता हुआ था, सोना अयोग्य आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। कब से कब तक चला था सोना अयोग्य आंदोलन? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था ना सोना अयोग्य आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा।
तो उसको स्थगित करने का भी इसमें हुआ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी इसमें तय हुआ था। तो ये था आपका गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ था। इसीलिए गांधी जी का विरोध किया गया था ना, क्योंकि 5 मार्च 1931 को हुआ था। और जो सुखदेव गुरु भगत सिंह इन लोगों को जो फांसी दी गई थी आपके, वो कब दी गई थी? 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को इन लोग फांसी दी गई थी। तो इसी वजह से लोग विरोध कर रहे थे कि गांधी जी का जब इरविन से समझौता हुआ तो गांधी जी चाहे होते इन लोगों को बचा लेते हैं। इस तरीके का लोगों का मतलब कहना था। इस वजह से गांधी जी को ना जो 1931 में वो कराची में अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, तो गांधी जी वहाँ गए थे तो उनको काला झंडा भी दिखाया गया था कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे। तो कराची अधिवेशन में गांधी जी गए तो उनको लोग काला झंडा दिखाएं कि वो इन लोगों को मतलब बचाने की कोशिश नहीं की, ऐसा लोग कहते हैं, मतलब लोगों का मानना था। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि अरविंद घोष ने लिखा था। आपका ऑप्शन है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, ऑप्शन बी है मॉडरेट मूवमेंट, ऑप्शन सी है केसरी और ऑप्शन डी है द लाइफ डिवाइन। कह रहे हैं कि अरविंद घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर क्या होगा? द लाइफ डिवाइन। कौन सी? द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन उनके द्वारा लिखी गई थी, अरविंद घोष के द्वारा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए। अलीपुर में ना षड्यंत्र केस में मतलब शामिल होने के कारण इनको मतलब सजा हो गई थी अरविंद घोष को, तो इनको जेल में डाल दिया गया था। फिर उसके बाद जेल में रहे, लगभग 2 साल जेल में पड़े रहे। तो उसी दौरान जो कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ थे उनका अध्ययन किए। उसके बाद ये 1910 के आसपास में फिर मतलब राजनीति से संन्यास ले लिए। फिर ये चले गए पांडिचेरी में जाकर के ये मतलब कई ग्रंथ की इस तरीके की रचना किए थे। राजनीति से फिर बाद में संन्यास ले लिए थे। कौन? अरविंद घोष। तो वही ये रचना किए हैं द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि लोफांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। कह रहे हैं लोफांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है तिब्बत में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी है केरल में। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो लोफांग उत्सव है ना, कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में लोफांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अच्छा, देखिए, लोफांग उत्सव भोटिया और लेप्चा समुदाय है सिक्किम में। ये भी आपसे पूछ लेता है कि लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये भी आप जानिए कि लेप्चा और भूटिया जो जनजाति है वो सिक्किम में पाई जाती है। तो इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीना में ये उत्सव मनाते हैं फसल की कटाई के अवसर पर। ठीक है, फसल की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है लेप्चा भूटिया जो समुदाय है उनके द्वारा। कौन सा? लोफांग उत्सव। तो ये भी आप जानिए कि लेप्चा और भूटिया पूछ लेता है कई बार कि लेप्चा भूटिया कहाँ जनजाति है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है लेप्चा भूटिया जनजाति। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है तंजौर में, ऑप्शन बी है मिथिला, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? देखिए, मधुबनी कला जो है ना वो मिथिला में प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा। मिथिला, अभी मिथिला है कहाँ? तो देखिए, जो भारतीय लोक चित्रों की एक प्रसिद्ध कला है मधुबनी कला, जो कि बिहार के ना मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी इन जगहों पे ये नेपाल के भी कुछ हिस्सा में मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपकी कौन सी? मधुबनी कला हो गया ना बिहार के मिथिला में। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। सिंपल है, 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है मुक्केबाजी, स्क्वैश, बिलियर्ड्स या फिर नौकायन। क्या होगा इसका आंसर? एडमिरल कप है, एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। किसे? नौकायन से संबंधित है एडमिरल कप। देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। आपका ऑप्शन है तुर्की, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है यूनान। इसका आंसर क्या होगा? कह रहे हैं कि किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम। बेल्जियम की सीमा भूमध्य सागर से नहीं टच होती है। बेल्जियम जो है ना, इसकी सीमा कहाँ टच होती है? किसे? उत्तरी सागर से। उत्तरी सागर से इसकी सीमा टच होती है, ना कि भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से, अच्छा, भूमध्य सागर से कौन कौन सटे हैं?
देखिए भूमध्य सागर से कुल 21 देश बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें जैसे अगर मुख्य मुख्य हम देखें तो जैसे स्पेन हो गया, स्पेन, फ्रांस, इटली, उसके बाद आपका यूनान तो हो ही गया, ठीक है। यूनान को ग्रीस कहा जाता है। यूनान, सीरिया, इजराइल, मिस्र, मोरक्को, ये सब कुल मिलाकर के 21 देश जो है ना वो मतलब साझा करते हैं भूमध्य सागर से। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? कौन सी नदी? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? आपका ऑप्शन है हंगरी, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रोमानिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। डेन्यूब नदी, तो देखिए जो डेन्यूब नदी है इसका उद्गम है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से? जर्मनी से। अब देखिए डेन्यूब नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो डेन्यूब नदी है ना वो मध्य यूरोप में बनने वाली एक नदी है। ये जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट की पहाड़ी के पास से निकलती है ये। और देखिए ये जाकर के गिरती कहाँ है डेन्यूब नदी? ये जाकर के अंत में ना काला सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में जाकर गिर जाती है। तो डेन्यूब नदी जो है वो वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। और दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। देखिए 5 देशों से होकर जाती है, दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है, डेन्यूब नदी। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है भारत। सबसे ज़्यादा सीमा वाला देश कह रहे हैं, कौन सा है? सिंपल सी बात है, चीन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्राजील से कई देशों में बॉर्डर शेयर करता है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। कनाडा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया भी 7 देश से करता है तो ये भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन भी काट के चले जाएंगे कि चाइना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि पटाका किस देश की मुद्रा है? कौन सी? पटाका। करें कि पटाका किस देश की मुद्रा है? आपका ऑप्शन है पनामा, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है मकाऊ, ऑप्शन डी है मैक्सिको। करें पटाका किस देश की मुद्रा है? क्या होगा इसका आंसर? ये मकाऊ की है। कहाँ की? मकाऊ की मुद्रा है, मकाऊ। अच्छा ये मकाऊ जो है ना एक छोटा सा देश है जो कि चीन का ये विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है चाइना का। मतलब मैप में आप देखेंगे ना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। चाइना का एक तरफ से विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है मकाऊ। मतलब एक तरफ से प्रशासनिक नियंत्रण इस पर चाइना का ही है। जैसे हांगकांग पे भी जो प्रशासनिक नियंत्रण है ना चाइना का है। तो उसी तरीके से भी मकाऊ छोटा सा देश है। चाइना जब मैप आप देखेंगे तो नीचे मिलेगा छोटा सा मकाऊ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 31 आपका कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? कह रहे हैं कि प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? इसका आंसर क्या होगा? कह रहे हैं विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जापान। कह रहे हैं विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? दक्षिण अफ्रीका में। क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम का उत्पादन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? कह रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर में जुड़ी हुई है? आपका ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि, ऑप्शन बी है ओट्रांटो जल संधि, ऑप्शन सी है कुक जल संधि और ऑप्शन डी है डोवर जल संधि। इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिको खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर में जुड़ी हुई है? ये फ्लोरिडा जल संधि जुड़ी हुई है। किसके द्वारा? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई मैक्सिको खाड़ी। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं कि जोजिला दर्रा जो है ना, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? मतलब किससे जोड़ता है जोजिला दर्रा? आपका ऑप्शन है कश्मीर और तिब्बत, ऑप्शन बी है नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन सी है लेह और कारगिल, ऑप्शन डी है लेह और श्रीनगर। कह रहे हैं कि जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए जो जोजिला दर्रा है ना लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको? लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। कह रहे हैं कि भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। कह रहे हैं भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो जो भारत में कृषि आयकर है ना वो राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा। अच्छा क्यों राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है कृषि आयकर? देखिए समझाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि जो कृषि है ना वो राज्य सूची का विषय है। जब कृषि राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाएगा। ये रीजन है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? करें भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है?
आपका ऑप्शन है आयकर, ऑप्शन बी है सेवा कर, ऑप्शन सी है संपत्ति कर और ऑप्शन डी है निगम कर। कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में कौन आता है? तो क्या होगा ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का? देखिए सेवा कर, कौन सा? सेवा कर, सेवा कर आता है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, क्यों? क्योंकि देखिए जो सेवा प्रदाता लेन देन की अवधि में सेवा मतलब प्राप्त करता है ना, उसी वसूला जाता है। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो उनसे वसूले जाते हैं जो सेवा प्राप्त करता होता है। ठीक है, देखिए अगर हम कहें कि और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, जैसे उत्पाद कर हो गया, वैट जो मूल्य आधारित कर होते हैं वैट वो हो गया आपका, जैसे आपका जीएसटी जो होती है जीएसटी वो अप्रत्यक्ष कर ही है, सीमा शुल्क हो गया, ठीक है, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये सब किस में आ जाएंगे? अप्रत्यक्ष कर में आ जाएंगे। अब देखिए अगर हम आपसे कहें क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में आयकर को कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती, अप्रत्यक्ष और प्रगामी, तो आयकर को क्या कहा जाएगा? आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष और प्रगामी कर। आयकर प्रत्यक्ष और प्रगामी कर इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता है? जैसे जो निजी आय पर कर लगाया था ना, जो आयकर होता है प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा। जो निगम कर होता है, जो ब्याज दर होती है, जो प्रतिभूति हस्तांतरण कर होता है, ये सब भी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जिसमें से जो निजी आयकर है ना, मतलब आयकर, निगम कर, ब्याज दर, ये सब तो मतलब पता होना चाहिए कंफर्म, क्योंकि निगम कर बहुत पूछता हूँ, निगम कर किसमें आता है, तो निगम कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? कह रहे हैं कि परंतु ताप का सुचालक है। कह रहे हैं कि बिजली का तो कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। आपका है एस्बेस्टस, ऑप्शन बी है सेलुलायड, ऑप्शन सी है पन स्पेक, ऑप्शन डी है अभ्रक। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है? क्या होगा इसका आंसर? अभ्रक। अभ्रक जो है ना वो बिजली का कुचालक होता है, लेकिन ये जो ताप है ताप का सुचालक होता है अभ्रक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? कह रहे हैं कि नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट या फिर पीतल। कह रहे हैं विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? क्या होगा इसका आंसर? जो विद्युत चुंबक होता है ना वो नरम लोहा से तैयार किया जाता है। किससे? नरम लोहा से। नरम लोहा से तैयार किया जाता है विद्युत चुंबक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? आपका ऑप्शन है लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक, लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। करें स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 ये है लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम का, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, किसका है? स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकिल और क्रोमियम का। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? कह रहे हैं विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? आपका ऑप्शन है टोकोफेराल, ऑप्शन बी है बायोटीन, ऑप्शन सी है कैल्सीफेराल, ऑप्शन डी है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। कह रहे हैं विटामिन ई, ये तो बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन ई ये है टोकोफेराल। विटामिन ई टोकोफेराल। देखिए कहीं भी कोई आता है ना तो लोग टोकते हैं कि ई क्या मतलब, इस तरीके के लोग टोकते हैं ना, ई आपका टोको मतलब ई क्या लाए हो, तो लोग कहते हैं ना टोक दिया, मतलब इस तरीके से आप मतलब लिंक कर लीजिए, कैसे न कैसे टिप्स बना लीजिए, तो विटामिन ई आपका हो जाएगा टोकोफेराल। हालांकि सिंपल वेट कोई बहुत कठिन नहीं है टोकोफेराल। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं कि विटामिन B3 जिसको हम नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। तो कह रहे हैं विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है रिकेट्स, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है रतौंधी, ऑप्शन डी है पिलाग्रा। तो क्या होगा इसका आंसर? विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा नामक रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं कि रुग्ण का विलोम शब्द है। किसका? रुग्ण का। आपका ऑप्शन है स्थूल, ऑप्शन बी है स्वस्थ, ऑप्शन सी है बीमार, ऑप्शन डी है कर्मठ। तो क्या होगा इसका आंसर? कह रहे हैं कि रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? स्वस्थ। स्वस्थ। अच्छा, रुग्ण का मतलब क्या होता है? रुग्ण का मतलब होता है ना रोगी, तो इसका क्या होगा फिर? जब रुग्ण का मतलब रोगी होता है तो स्वस्थ ही होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि दुर्गा का पर्यायवाची है। कह रहे हैं कि दुर्गा का पर्यायवाची क्या है। आपका ऑप्शन है भारती, ऑप्शन बी है फ्री, ऑप्शन सी है धात्री, ऑप्शन डी है ज्योत्सना। क्या होगा दुर्गा का? दुर्गा का पर्यायवाची होता है धात्री। क्या होता है? धात्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, धात्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि वधूर्मी का फंद विच्छेद क्या होगा। वधूर्मी क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 44, वधूर्मी का फंदी विच्छेद होगा वधू धन उर्मी। क्या होगा? वधू धन उर्मी, वधू धन उर्मी। ठीक है। अच्छा इसमें है कौन सी? तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, वधू धन उर्मी। बड़ा हुआ है ना, तो मिलकर बड़ा हो जाएगा, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, वधूर्मी। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 45। कह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन है कि अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा इसका आंसर? निकट के दोस्त को न देख पाना। क्वेश्चन नंबर 45, चिराग तले अंधेरा, निकट के दोस्त को न देख पाना, ये होगा इसका डी वाला। क्या होगा? निकट के दोस्त को न देख पाना, चिराग तले अंधेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि निविदा, निविदा के लिए फटीक अंग्रेजी शब्द है। किसके लिए? निविदा, निविदा के लिए कर रहे हैं। क्या होगा? ये तो सिंपल है, टेंडर हो जाएगा। निविदा टेंडर अक्सर सुनते भी होंगे आप लोग कि निविदा या टेंडर जारी हुआ है, तो टेंडर जारी हुआ मतलब निविदा, वही उसी को हिंदी में निविदा कहा जाता है, टेंडर। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। कह रहे हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। कह रहे हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2023 में भारत का स्थान क्या है। 142वां, 126वां, 132वां या फिर 139वां। क्या हो जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 126वां। क्या होगा? 126वां, 126वीं रैंक है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, या फिर वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर ऑप्शन सी है कि एक्सीलरेटिंग चेंज, ऑप्शन डी है वैल्यूइंग वाटर। क्या होगा इसका? तो जो विश्व जल दिवस 2023 की थीम है ना, वो है एक्सीलरेटिंग चेंज। क्या है? एक्सीलरेटिंग, एक्सीलरेटिंग चेंज। क्या होगा? विश्व जल दिवस 2023 की थीम एक्सीलरेटिंग चेंज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं कि हाल ही में किसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर एस जयशंकर, या फिर जो बाइडन। तो किसे सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मिस्र का सम्मान है। ठीक है, मिस्र, मिस्र जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं, ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये मोदी जी को सम्मानित किया गया इसे ऑर्डर ऑफ द नाइल से। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को महान अप्रवासी 2023 की सूची में नामित किया गया है। आपका ऑप्शन है अजय बंगा, ऑप्शन बी है ऋषि सुनक, ऑप्शन सी है सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी है सत्या नडेला। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए अजय बंगा। किसको? अजय बंगा को। अजय बंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय बंगा को महान अप्रवासी सन 2023 की सूची में नामित किया गया है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया। आपका ऑप्शन है 28 मई 2023, 29 मई 2023, 30 मई 2023 या फिर 31 मई 2023। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कह रहे हैं मोदी जी जो नया संसद भवन का उद्घाटन कब किए हैं। अभी ये 28 मई सन 2023 को किया गया है। कब? 28 मई सन 2023, क्योंकि ये जो वीर सावरकर थे ना, उनकी जयंती है 28 मई, तो इसीलिए 28 मई को किया गया है, 28 मई सन 2023। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं कि बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा सन 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया। कह रहे हैं बॉलीवुड का ऑस्कर के नाम से जाना जाता है आईफा सन 2023। कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। आरआरआर को, या फिर विक्रम बेधा को, या फिर दृश्यम 2 को, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी को। गंगूबाई काठियावाड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दृश्यम 2। किसको? दृश्यम 2। दृश्यम 2 को। दृश्यम 2। अच्छा तो ये भी जान लीजिए
कि इसमें जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया ना वो ऋतिक रोशन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है ना वो ऋतिक रोशन और अभिनेत्री आलिया भट्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? INS कृपाण करें कि INS कृपाण मतलब किस देश को देने की घोषणा की गई है? वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव या फिर थाईलैंड? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वियतनाम को। वियतनाम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि जो आपका है ना फिलीपींस को कौन सा दिया गया मिसाइल? ब्रह्मोस दी गई फिलीपींस को। श्रीलंका को डोर्नियर दिया गया, श्रीलंका को डोर्नियर, फिलीपींस को ब्रह्मोस। तो इसको आप जानिए INS कृपाण वियतनाम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हैं कि WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सन 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करें कि WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सन 2023 में आपका ऑप्शन है 126वां, ऑप्शन बी है 127वां, ऑप्शन सी है 28वां या फिर 161वां। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए पहली बात तो WEF है क्या? WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सन 2023 में रैंक पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 127। ग्लोबल जेंडर गैप जो है ना इंडेक्स 127वां रैंक है। अच्छा 126 क्या है? 126 है आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स 126, और ये जो 38वां है ना वो है लॉजिस्टिक में 38वां। 161वां का है? 161वां है, 161 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है आपका कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? कह रहे हैं कि जो बाल साहित्य पुरस्कार है ना वो किसे दिया गया है हिंदी भाषा में? आपका ऑप्शन है सूर्यनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अतुल कुमार राय, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी है बद्री नारायण। तो कह रहे हैं कि किसे दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार आपका हिंदी भाषा में? इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का? सूर्यनाथ सिंह। किसको? सूर्यनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सूर्यनाथ सिंह। देखिए सूर्यनाथ सिंह को ना कौतुक ऐप के लिए दिया गया, कौतुक ऐप। और देखिए अगर हम कहें आपसे कि अतुल कुमार राय को, तो उनको युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा में, युवा साहित्य पुरस्कार अतुल कुमार। और देखिए ये जो बद्री नारायण है ना, बद्री नारायण हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को। तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है आपका कि चर्चा में रहा सियोम पुल किस राज्य में स्थापित किया गया? कारण चर्चा में रहा सियोम पुल किस राज्य में स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। जो सियोम पुल है ना, सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में। आपका है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहे हैं कि एबोलिफ का क्या होगा? आपका बेस्ट एक्सप्रेस ढूंढना है आपका, सिनोनिम्स बेस्ट एक्सप्रेस। आपका ऑप्शन है डिमोलिश, डिलीट, बैन या फिर अकम्प्लिश। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? देखिए इसका होगा डिलीट। क्या होगा? एबोलिश का डिलीट। देखिए एबोलिश का मतलब होता क्या है? एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, और जो डिमोलिश होता है ना इसका मतलब होता है ध्वस्त कर देना। डिमोलिश मतलब ध्वस्त कर देना। बैन मतलब होता है प्रतिबंध करना। जो एकम्प्लिश है ना इसका मतलब होता है पूरा करना, एकम्प्लिश यानी पूरा करना। तो इसका बेस्ट एक्सप्रेस क्या जाएगा? डिलीट जाएगा। अब देखिए ये है आपका 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं कि नोटिस का अपोजिट क्या होगा? यहाँ बिलोंग ढूंढना है नोटिस का। करें नोटिस का अपोजिट क्या होगा? इग्नोर, फारगेट, अवॉइड या फिर ओवरलुक। ठीक है, तो कह रहे हैं कि नोटिस का क्या होगा? नोटिस कर रहे हैं कि नोटिस का क्या होगा? अपोजिट। तो इसका हो जाएगा आपका ओवरलुक। क्या होगा? ओवरलुक। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? ओवरलुक। अच्छा क्यों होगा? नोटिस मतलब होता क्या है? नोटिस मतलब होता है सूचना देना, ध्यान देना। और जो इग्नोर होता है ना, इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। आपका फारगेट मतलब भूल जाना, अवॉइड मतलब होता है कि टालना, और जो ओवरलुक है इसका मतलब होता है कि क्षमा करना, उपेक्षा करना, अनदेखी करना। तो इसलिए नोटिस का क्या हो जाएगा? ओवरलुक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जानू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हर रूममेट। ठीक है, रूममेट। देखो जानू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हर रूममेट इन द होटल। करें कि जानू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड हर रूममेट इन द होटल। इसका क्या होगा? कहना है कि इसमें मतलब इरर आपको ढूंढना है कि किस पार्ट में इरर है।
क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा? बी वाला, मतलब ये जो बिफाइड वाला है ना, ये वाला, ये देखिए इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक है कि बिफाइड की जगह पर बिफाइड होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बिफाइड का मतलब होता है बगल में, बिफाइड का मतलब क्या होता है? बगल में, और बिफाइड का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पर सिंस क्या आता है? देखिए लार्ज ऑफ का मतलब क्या होता है? लार्ज ऑफ होता है बड़ी मात्रा में, लार्ज ऑफ यानी बड़ी मात्रा में। तो देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का अगर हम कहें कि होटल में जानू के रूममेट के अलावा उसके कई दोस्त हैं, ठीक है, इसका अर्थ है हिंदी कि होटल में जानू के रूममेट के अलावा उसके कई दोस्त हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सिंस लेना था ना, बिफाइड से लेना था, ना कि बिफाइड। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि डू नॉट लाफ अदर्स मिस्टेक कराएं कि इसमें क्या है आपका? देखिए आपको क्या आएगा? एट या फिर फार या फिर अगेंस्ट या फिर अबाउट। तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 60 में? यहाँ पे होगा एट। क्यों एट क्यों होगा? क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब है, ये होता है ना लाफ एट, साथ में आता है लाफ एट। तो लाफ एट एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी पर हंसना, इसका मतलब होता है किसी पर हंसना। तो इसका मतलब पूरा सेंस निकलता ना कि दूसरों की गलतियों पर मत हंसो, मतलब दूसरों की गलतियों की तरफ से मजाक न बनाओ, मतलब दूसरों की गलतियों पर हंसो ना। तो इसलिए मतलब लाफ एट साथ में आता है। लाफ एट मतलब होता है कि किसी पर हंसना, ये एक फ्रेजल वर्ब है लाफ एट। देखिए ये हो गया ना आपका 60 क्वेश्चन। अब है आपका केफानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये जान लीजिए केफानंद भारती केस क्या थे? केफानंद भारती केस थी कि सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया था, 13 जजों की इसमें पीठ बैठी थी कि जो संसद है ना आपकी, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचा को चेंज नहीं कर सकती। संशोधन तो कर सकती है संविधान में, लेकिन उसके मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। ये था केफानंद भारती केस 1973 का। अब देखिए ये है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार क्या था? 1959। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि इसमें डिसीजन आया था ना सुप्रीम कोर्ट का कि संसद जो है ना, वो जो संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो मूल अधिकार है ना अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो इसका डिसीजन आया था, मतलब इसमें डिसीजन आया था कि संसद मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती, मतलब संसद संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती। ये था आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1959। और ये है आपका फरकारिया आयोग। फरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। फरकारिया आयोग का गठन 1983। फरकारिया आयोग में क्या था? फरकारिया आयोग ये रणजीत सिंह फरकारिया थे, जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, रणजीत सिंह फरकारिया। तो उन्हीं की अध्यक्षता में इसका मतलब गठन किया गया था फरकारिया आयोग का। इसमें क्या किया गया था? ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो शक्ति है ना, कि केंद्र के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए राज्य के पास, तो केंद्र राज्य संबंधों के बीच शक्ति संतुलन से संबंधित वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी फरकारिया आयोग ने। तो ये केंद्र राज्य संबंधों के शक्ति संतुलन संबंधित है, मतलब केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ये फरकारिया आयोग। 1983 में इसका गठन किया गया था रणजीत सिंह फरकारिया की अध्यक्षता में, तो इसलिए इसको फरकारिया आयोग कहा जाता है 1983 में। तो ये हो गया आपका 60 क्वेश्चन, और आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि आपका 60 में से कितना सही हुआ। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।